हेलो नमस्कार। हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को देख रहे हैं। इसमें से इन्हीं क्रम में आज हम लोग एक छोटा वंश चौहान वंश के बारे में देख लेते हैं। छोटे छोटे कुछ वंश हैं उसके बारे में, जिसमें पहला वंश चौहान वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। चौहान वंश की अनेक शाखाओं में से 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी, जो कि अजमेर के निकट है, का चौहान राज्य के इतिहास में विशेष स्थान है। इससे सवाल भी पूछा जाता है। इस वंश का प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान हमें विग्रह राज द्वितीय के हर्ष, जयपुर राजस्थान, हर्ष प्रस्तर अभिलेख तथा सोमेश्वर के समय के बिजोरिया प्रस्तर अभिलेख से पता चलता है। अब हम जानते हैं इसके कौन कौन से प्रमुख शासक रहे हैं। वाकपति राज प्रथम के बारे में जानते हैं। इस वंश के प्रारंभिक शासक कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। कन्नौज के प्रतिहार शासकों के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं, तो उन्हीं के सामंत थे ये। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया है। क्लियर बात। उसके बाद जो है ये स्वतंत्र रूप से शासन करने लगते हैं। तो वाकपति राज के बाद जो है सिद्धराज आता है, शासन करता है सिद्धराज। सिद्धराज इसने अपने राज्य का विस्तार करके महाराजाधिराज की उपाधि धारण करती है। ध्यान रखिएगा, चौहान वंश में कौन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है? सिद्धराज। उसके बाद आता है विग्रहराज द्वितीय। इसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया तथा भृगु कच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया। भृगु कच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय ने करवाया। क्लियर बात। फिर होता है अगला शासक विग्रहराज तृतीय। इसके समय में परमारों के साथ चौहानों की मित्रता स्थापित हुई है तथा उसने, अब मित्रता कैसे स्थापित होगी? परमारों की राजदेवी का विवाह जो है चौहानों से किया जाता है। उसके बाद शासन करता है अजयराज। अजयराज यह जो था यह पृथ्वीराज का पुत्र था। एक मिनट। अजयराज यह पृथ्वीराज का पुत्र था। इसी ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो ध्यान रखिएगा अजमेर वालों, जो अजमेर नाम क्यों पड़ा? तो अजयराज जो है यह पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था और इसी के नाम पे जो है अजमेर नगर की स्थापना हुई है और इसी ने की है। अब अगला शासक अर्जुराज होते हैं। अजयराज का उत्तराधिकारी अर्णोराज। अर्णोराज एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट मुल्तान में महमूद की सेना को पराजित किया था। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं था। ध्यान रखिएगा। विग्रहराज चतुर्थ उसके बाद शासन करता है। यह जो था अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव चौहान वंश का शक्तिशाली शासक था और विग्रहराज की सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उसे अपना सामंत बनाया था। संस्कृत नाट्य रचना किसने लिखा है? बीसलदेव। इस नाटक के कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण है, इसलिए ये चीज याद रखिए। और उसी के दरबार में सोमदेव ललित विग्रहराज के लेखक रहते थे। नेक्स्ट शासक हुए हैं चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो है इससे जुड़े बहुत सारे फैक्ट हैं। इनमें से 1178 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय शासक हुआ है, जिसे राय पिथोरा भी कहा जाता है। इस वंश का महानतम शासक था ये। बुंदेलखंड चंदेल शासक प्रमर्दी देव जो है पृथ्वीराज तृतीय जो है चंदेल शासक प्रमर्दी देव पर आक्रमण करता है। कब? 1182 ईस्वी में, और उसे जो है हराता है, जिसमें महान सेनानायक अलाउद्दीन भी रहते हैं। चंदेल शासक के महान सेनानायक अलाउद्दीन, जिसे हराता है कौन? पृथ्वीराज तृतीय। गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय को भी पराजित करता है। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ये तथ्य जान लिया हम लोग।
अब बात कर लेते हैं जो 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है, और तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। पृथ्वीराज जो थे, चौहान जो थे, वो पृथ्वीराज तृतीय भी उसको बोलते हैं, इसलिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गौरी। पहला युद्ध जो होता है 1191 ईस्वी में, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय लड़ाई होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और इसे बंदी बना लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई है, ये याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में कौन कौन रहते थे भाई? पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जो है अपभ्रंश महाकाव्य, चंद्रबरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जयनायक पृथ्वीराज विजय संस्कृत काव्य लिखा है, जनार्दन, ये सब इसके दरबार में रहते थे। गोविंद अगला शासक होता है। गोविंद जो है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद गौरी ने उसके लड़के गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। कुछ ही समय पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों का दमन करते हुए दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया है। ये हो गई बात चौहान वंश की। चौहान वंश को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान जो है वो किसे, मोहम्मद गौरी को पराजित करता है और फिर मोहम्मद गौरी भी उसे पराजित करता है, जिससे कि तुर्कों का आगमन यहाँ पर हो जाता है। मेनली बात यही रहता है, तुर्की राज्य की स्थापना जो है 1192 ईस्वी में हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वंश कन्नौज का गहरवाल वंश राजवंश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। गहरवाल वंश गुर्जर प्रतिहार के बाद चंद्रदेव, गुर्जर प्रतिहार के बाद जो है चंद्रदेव जो है कन्नौज में गहरवाल वंश की स्थापना करता है। और चंद्रदेव कौन थे? काशी नरेश थे। कन्नौज को इसने गोपाल नामक शासक से छीना था। 1080 से 11 ईस्वी में ये महाराज धिराज की उपाधि भी धारण करता है। गहरवाल मूल निवास इसका था कहाँ? इसका मूल निवास था विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत। दिल्ली के तोमर भी इसकी अधीनता स्वीकार करते थे, ध्यान रखिएगा ये चीज। इसके शासक हुए हैं मदन पाल, जो कि 1104 से 1114 ईस्वी में। ये राजधानी जो है कन्नौज से कहाँ ले जाते हैं? वाराणसी ले जाते हैं। और इसी बीच कन्नौज पर तुर्कों ने आक्रमण किया और मदन पाल को बंदी बनाया। बाद में उसके पुत्र ने उसे मुक्त कराया। फिर अगला शासक होता है गोविंद चंद्र जो है 1114 से 1155 ईस्वी तक शासन करता है। यह इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने पालों से मगध जीता तथा मगध किससे जीता? पालों से, और मालवा पर अधिकार कर लिया। इन्होंने आधुनिक पश्चिम बिहार से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक का समस्त भाग अपने अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव का पुनः स्थापित करा। किसने? गोविंद चंद्र ने। गोविंद चंद्र के लेखों में इसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। किसको? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के मंत्री थे लक्ष्मीधर, श्री ने लिखा था कृत्य कल्पतरु, पूछा गया है, ध्यान रखना है। अगला शासक होता है विजय चंद्र, जो कि 1155 से 1170 एडी तक शासन करता है। और इसके समय दिल्ली जो है गहरवालों के हाथों से निकलकर चौहानों के हाथों में चला जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। श्री हर्ष ने विजय चंद्र के सम्मान में विजय प्रशस्ति नामक काव्य की रचना की है। उसके बाद नाम आता है जयचंद्र की। इसके बारे में आप सुने होंगे, याद होगा थोड़ा सा। जयचंद्र 1170 से 1194 एडी तक शासन करता है और ये देवगिरी के यादव वंश और गुजरात के सोलंकी वंश को हराता है। और इस विजय उपलक्ष्य में इसने जयचंद्र जो है राजस्यु यज्ञ भी करते हैं।
और इसी ने जयचंद्र ने ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था, ऐसा कहा जाता है। और जिससे यहाँ पे इसका एक पारिवारिक कलह चल रहा था, ऐसा कहा जाता है जो इसी ने जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। अब जो भी रहा हो, तराइन द्वितीय का युद्ध जो है 1192 में हुआ है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, आप ये चीज जानते हैं। और जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो जाते हैं, मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त कर लेते हैं और जयचंद को परास्त करने की योजना बनाता है ये मोहम्मद गौरी। और चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में और जयचंद वीरगति को प्राप्त करते हैं। ठीक है। विद्वान श्री हर्ष ने सदचरित और खंडन खाद्य लिखे हैं। गहरवाल वंश के बाद कन्नौज पर चंदेलों का अधिकार हो जाता है। किसका? चंदेलों का। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा एक नजर जो है चंदेलों पर भी डाल लेते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। हर छोटे छोटे वंशों से सवाल पूछा जाता है, इसलिए जानना जरूरी हो जाता है। तो अब हम लोग बुंदेलखंड के या जिजाक भुक्ति का चंदेल वंश के बारे में भी जान लेते हैं। चंदेल डेंसिटी ऑफ जिजाक भुक्ति। वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चंदेल वंश का उदय हुआ था, चंदेलों का उदय हुआ था तथा खजुराहो इनकी राजधानी थी। 831 ईस्वी में इस वंश की स्थापना जो है नन्नुक नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। चंदेल जो थे प्रतिहारों के सामंत थे, याद रखना है ये चीज। अब बात ये आता है, जो जयसिंह को जेजा भी बोलते थे। नन्नुक जो थे ये जयसिंह के पुत्र थे, इसलिए जेजाक भुक्ति वंश भी बोला जाता है। इसमें प्रमुख राजा हुए हैं हर्ष, यशोवर्मन 930 से 950, धंग 950 से 1102, विद्याधर 919 से 29 ईस्वी। लेखों में चंदेलों को चंद्रोदय या चंद्रात्रय ऋषि का वंशज बताया गया है। जो अब चंद्रात्रय ऋषि कौन थे? जो आत्री ऋषि के पुत्र थे। किसके? आत्री के पुत्र थे। इस वंश का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत जो है खजुराहो, मऊ, छतरपुर और मोहवा से जो लेख प्राप्त हुए हैं और पृथ्वीराज रासो, आसल्लाह खंड, प्रबंध कोश जैसे साहित्यिक ग्रंथ। इस वंश के प्रमुख शासक में यशोवर्मा, धंग, गंड, विद्याधर, कीर्तिवर्मन, मदन वर्मन और परमर्दी देव, ये सब प्रमुख रहे हैं। अब हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। हर्ष 900 से 925 एडी तक शासन करता है। प्रतिहारों से अपने वंश को स्वतंत्र कराया है इसने। उपाधि धारण कर रहा है कौन सा? परम भट्टारक का। परम भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद शासन करता है यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन भी नाम है इसका। 930 से 950 एडी तक राज्य करता है। यशोवर्मा एक साम्राज्यवादी शासक था और अपने पराक्रम से उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र को रौंद डाला था इसने। और इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर और जलाशय जैसे कि तडागार्जव का निर्माण भी करवाया था। इसने मालवा, चेदी, मध्य, कोशल क्षेत्रों तक विस्तार किया था अपने राज्य का। यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर, बैकुंठ की मूर्ति स्थापित करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने एक विशाल जलाशय को बोलते थे तडागार्जव, तडागार्जव का निर्माण करवाया था। अब उसके बाद जो है शासन करता है यशोवर्मा का पुत्र धंग 950 से 1108 या कहीं कहीं पे 1102 ईस्वी भी है, तो ध्यान रखना। यह भी एक शक्तिशाली शासक था। चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता था ये धंग।
खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया है। कालिंजर, अपनी राजधानी जो है कालिंजर से कहां ले जाता है? खजुराहो। धंग ने कन्नौज प्लस ग्वालियर, एक मिनट, धंग ने कन्नौज प्लस ग्वालियर दोनों का विजय किया है। इसने भटिंडा के शाही वंश के शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी। धंग ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें जिननाथ, विश्वनाथ और बैद्यनाथ, कंदरिया महादेव आदि विशेष उल्लेखनीय है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में जल समाधि धारण करके शरीर को त्याग दिया था। ऐसी मान्यता है कि धंग 100 वर्ष तक जीवित रहा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। प्रयाग कहाँ है? गंगा यमुना के संगम में अपना प्राण त्याग दिया था। धंग ने प्रयाग, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में जल समाधि धारण की और शरीर त्याग दिया था। और उसके बाद जो है उसका पुत्र गंड ने भी चंदेलों की शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा है। ठीक है, गंड धंग का पुत्र था। वह 1008 में महमूद गजनबी का सामना करने के लिए आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में सम्मिलित हुआ था। याद रखिएगा, ये चीज सवाल पूछा गया है। अब गंड का पुत्र विद्याधर 1019 से 1029 AD तक शासन करता है और चंदेलो शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था ये। धंग और विद्याधर चंदेल शक्ति के आधार स्तंभ और साम्राज्य के मुख्य निर्माता थे। याद रखिएगा ये चीज। विद्याधर जो है इस वंश का ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनबी की महत्वाकांक्षाओं का विरोध किया था और इस वीरतापूर्ण कार्य से वह तत्कालीन भारतीय शासकों का सिरमौर बन गया था। मुसलमान लेखक नंद विद्या अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक था, ऐसा बताया है इसे। सोच सकते हैं, दूसरे भी बड़ाई कर रहा है। 1019 ईस्वी में विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया, क्योंकि वे मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय भाग गया था। ध्यान रखिएगा ये चीज। विद्याधर मालवा, गणेश भोज, करचूरी, मंगोददेव को परास्त कर दिया था। महमूद गजनबी ने चंदेलों के ऊपर 2 आक्रमण किया है। पहला आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में, जो कि निर्णायक नहीं हुआ था। दूसरा आक्रमण 1022 ईस्वी में करता है, जिसमें कि संधि हो जाता है। 15 किला जो है मोहम्मद गजनबी को दिया जाता है। नोट करने वाली बात यह है, जो परमर्दी देव जो कि परमल शासक 1165 से 1203 ईस्वी में चंदेल वंश का अंतिम शासक था और अल्लाह अब्दुल इसी के सैनिक थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा पर अधिकार करता है और 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करता है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक इसे परास्त करता है और कालिंजर पर अधिकार कर लेता है और 1305 में चंदेल राज को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। महोबा को महोत्सव नगर भी बोला जाता था। आपको बता दूं, जो इसके 6 अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर, अजयगढ़, पपोरा और खजुराहो से प्राप्त हुए हैं। साथ ही इनके चांदी के 48 सिक्के की एक निधि रीवा जिले से मिली है। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दी देव, जिसके दरबार में जगनिक जैसे महान कवि रहते थे। परमर्दी देव और चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच शत्रुता थी और समकालीन साहित्यों से पृथ्वीराज द्वारा जो है इसे चंदेल शासक की पराजय की सूचना मिलती है और फिर जो है पृथ्वीराज के युद्ध करते हुए चंदेल सेना के 2 वीर सेना, जिसका नाम बार बार मैं ले रहा हूं, जो अल्लाह और उदल वीरगति को प्राप्त हो गए। और 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने परमर्दी देव को पराजित करके कलिंजर पर अधिकार कर लेता है।
और इसके बाद चंदेल शक्ति का ह्रास हो जाता है। अब छोटा सा एक और राज है मालवा के परमार वंशीय राज। देखिए हम लोग कैसे कैसे एंट्री कर रहे हैं मध्यकालीन भारत में, हरा रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक कालिंजर पर अधिकार कर लेता है। अब हम लोग मालवा के परमार वंशीय राजा पर बात कर लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं वहां भी। परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा। परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ये चीज देखिए, ये सामंतों वाला बात याद रखिएगा, सवाल में पूछा जा रहा है। मालवा के परमार वंश का उद्भव जो है संभवतः जो है प्रतिहारों की भांति जो है अग्निकुंड से माना जाता है कहीं कहीं तो। इनका अनेक शाखाएं थी। इस वंश का संस्थापक जो है सियप और राजधानी उज्जैन और धार थी। परमार वंश के को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया और खोट्टिंग नामक एक शासक को हराकर उसकी संपत्ति को लूटा। परमार वंशीय शासक राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। वाकपति सिंधुराज मुंज और भोज परमार वंश के प्रतापी शासक हुए हैं। सियक के पश्चात जो है वाकपति मुंज एक शक्तिशाली राजा था, देखे भी, और उसने त्रिपुरी के कलचुरी शासक युवराज द्वितीय हुन मंडल में हुन और मेवाड़ के गुहिल शासकों को जो है हराया है। अब बात कर लेते हैं, वैसे हम लोग ये जो छोटे छोटे राजवंश से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक नज़र इसलिए डाल लेते हैं जो अगर आ गया सवाल तो मतलब ये नहीं होना चाहिए जो फिर से पढ़ना पड़े, एक नोट्स रहना चाहिए। इसके दो पुत्र होते हैं, एक पुत्र का नाम मुंज, दूसरे का नाम सिंधुराज। अच्छा, मुंज जो है ये दत्तक पुत्र होते हैं, उपाधि धारण करते हैं ये अमोघ वर्ष पृथ्वी बल्लभ की। वाकपति मुंज जो है ये चालुक्य नरेश तैलव द्वितीय से युद्ध होता है। इसका एक मिनट, चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय से युद्ध होता है और 6 बार पराजित हुआ है ये, परंतु 7वें युद्ध में तैलप ने मुंज को परास्त कर उसकी हत्या कर दी, जिसके उपलक्ष्य में मुंज सागर झील बनवाया गया। मुंज और हुनों में भी लड़ाई हुआ है जिसमें मुंज को सफलता प्राप्त होता है। और ऐसा कहां लिखा गया है? ऐसा लिखा गया है कैथोन दान पत्र से ज्ञात होता है कि मुंज और हुनों में लड़ाई हुआ है और मुंज जो है जीत हासिल करता है। और ये जो वाकपति मुंज है ये उज्जैन से राजधानी को धारा ले जाता है। कैथोन दान पत्र से यह भी ज्ञात होता है कि मुंज जो है हुनों को हराता है। सिंधु राज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिंधु राज ये 994 से 1000 ईस्वी तक शासन करता है, एडी तक। उपाधि धारण करता है शाहनशाक कुमार नारायण का। और इसके जो राजकवि थे पद्मगुप्त, मुंज और सिंधुराज, इसे नभ साहसंक चरितम लिखा था। नभ साहसंक चरितम। आपको बता दूं, जो वाकपति मुंज एक शक्तिशाली राजा था, यह बात इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो है, जैसे कि मुंज ने श्री बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधियों को धारण किया है। मुंज उच्च कोटि का कवि और विद्वान और कला का उद्धार संरक्षक था। पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुध, अमित गति जैसे विद्वान जो है उसकी राज्यसभा में संरक्षण प्राप्त थे। वह महान निर्माता भी था जिसने अनेक मंदिरों और सरोवरों का निर्माण करवाया। मुंज के पश्चात जो है सिंधुराज शासक बना है और सिंधुराज और उसने कुमार नारायण तथा शाहनशाक जैसी उपाधि धारण किया है। यह भी महान साम्राज्य क्या बोलते हैं, महान साम्राज्य निर्माता था और इसने परमार वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया है। उदयपुर लेख और नभ साहसांक चरितम
से उसके द्वारा हुनों को पूर्ण रूप दमन करने की जानकारी मिलती है। मुंज ने धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया और सिंधु राज के पुत्र भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया। भोज काल में धार नगर राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ये चीज हम लोग देखेंगे। राजा भोज 1000 से 1025 ईस्वी तक कविराज भी बोला जाता है। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है और उसकी व्याख्या जो है भारत के महानतम विद्वान नरेशों के रूप में की जाती है। उसके समय राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से परमार राज्य की प्रगति हुई है। याद रखिए ये चीज। चंदेल शासक विद्याधर और राजा भोज के बारे में ऐसा बताया जाता है जो युद्ध होता है कल्याणी के चालुक्यों के साथ राजा भोज का, और ये कल्याणी के चालुक्यों जो है हार जाता है। अनिलवाड़ा के चालुक्यों को भी हराता है राजा भोज, लेकिन चंदेल शासक विद्याधर जो है राजा भोज को पराजित कर देता है। राजा भोज ने 1008 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के विरुद्ध जो है शाही शासक आनंदपाल को सैनिक सहायता भी दी है। भोज के शासन के अंतिम दिनों में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम और कलचुड़ी नरेश लक्ष्मीकर, इन दोनों ने मालवा पर आक्रमण करता है। राजा भोज इसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। राजधानी धारा को लूट लेता है। कौन? ये चालुक्य नरेश भीम प्रथम और कलचुड़ी नरेश लक्ष्मीकर दोनों मिलकर। ये चीज याद रखना है। राजा भोज जो है चिकित्सा शास्त्र, एक मिनट, राजा भोज चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद सर्वस्व लिखा गया है और स्थापक शास्त्र जो थे इसके राजा भोज के टाइम का सम्रांगन सूत्रधार, क्या नाम था? सम्रांगन सूत्रधार। रचनाएं कौन कौन है? विद्या विनोद, कंठाभरण सरस्वती, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र, वृत्ति राज मार्तंड, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत आदि। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और वहां एक भोजशाला नामक संस्कृत महाविद्यालय की नींव डाली। सरस्वती प्रतिमा स्थापित करवाई और भोजशाला के दीवारों पर आज भी संस्कृत श्लोक लिखे मिलते हैं। इसी काल में शिक्षा के लिए जो है धारा जो क्या थी, राजधानी थी, महान केंद्र के रूप में उभरे थे। भोजनगर, भोजसर तालाब यहां पे बनाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान थे। इनकी मृत्यु पर विद्वानों ने इन्हें क्या कहा है? अध्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती भी कहे हैं। आज विद्या तथा विद्वान दोनों निराश्रित हो गए मरने पर, ऐसा बात कहा है। मालवा 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपनी सल्तनत में मिला लिया है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। हर जगह से हम मोर के मेडिएवल में आपको एंट्री करवा रहे हैं। अब इसी क्रम में अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, जो भोज जो है, भोज की पश्चिमी पड़ोसी राज्य चालुक्य के विरोध में आरंभ में कुछ सफलता प्राप्त हुई, परंतु चालुक्य नरेश भीम ने जो है चतुर कूटनीतिक से भोज को परास्त किया है और भोज के पूर्वी पड़ोसी राज्य कलचुड़ी से भी मित्रता स्थापित कर ली है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो भीम ने कलचुड़ी नरेश कर्ण के साथ मिलकर पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं से भोज के राज्य पर धावा बोल दिया है। बावजूद कि इसके भोज ने इन आक्रमणों का सामना करने की पूर्ण तैयारी की, लेकिन वृद्धावस्था और शिथिल शरीर के कारण जो है वो पराजित हो जाता है। ये ध्यान रखिए। राजा भोज अपने आप में एक मिसाल थे। सोमेश्वर का अधिकार, उज्जैन की प्रसिद्ध नगरी, परमार के धार नगरी और मांडू पर जो अधिकार हो जाता है, थोड़ा मतलब क्या एक डिप्रेशन क्या बोल सकते हैं, जो अगर कुछ चला जाता है धीरे धीरे उसका मनोबल घटने लगता है,
वही हालत हो गया, वृद्धावस्था भी था, इसी कारण हार का सामना पड़ा, नहीं तो इतना इजी से नहीं होने वाला था। अब हम लोग गुजरात के अनिलवार या चालुक्य सोलंकी वंश के बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, हाँ देख लेते हैं इसको इसी वीडियो में, थोड़ा सा लंबा होगा, मैनेज कीजिएगा। गुजरात या अनिलवार का चालुक्य का सोलंकी वंश। ठीक है, प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित व वर्ण रत्नाकर इनमें 36 राजपूतों की सूची दिया हुआ है। सोलंकी वंश के संरक्षण जो है जैन धर्म को दिया गया है। चालुक्य या सोलंकी वंश को अग्नि से उत्पन्न राजपूत बताया गया है। ठीक है, इसके प्रमुख जो शासक हुए हैं उनमें मूलराज प्रथम रहे हैं, और इस वंश का संस्थापक जो है मूलराज प्रथम था, और उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनिलवार को अपनी राजधानी बनाई है। दूसरा शासक होते हैं भीम प्रथम, जो कि 1022 से 1064 एडी तक शासन करता है। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, और इसी के शासनकाल में 1025 में गुजरात पर मोहम्मद गजनबी का आक्रमण हुआ है। मोहम्मद गजनबी सोमनाथ मंदिर को लूटा है और विनिष्ट भी किया है। मोहम्मद गजनबी के चले जाने के बाद भीम प्रथम ने मंदिर का पुनरुद्धार कराया है, याद रखिएगा। बाकी हम लोग मेडिएवल में जानेंगे जो मोहम्मद गजनबी ने ऐसा कहा जाता है सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। अब लूटा था या नहीं लूटा था कहना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है लूटा तो था, लेकिन 17 बार आक्रमण किया था, ये बात कोई ये नहीं है, लेकिन लूटा था। और लूटने के बाद जो है भीम प्रथम ने जो है मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। अब बात ये आता है जो सोमनाथ मंदिर जो है पहले कैसा था, बाद में कैसा हुआ, ध्यान दीजिएगा, लूटने से पहले और लूटने के बाद। लूटने से पहले जो है लकड़ी प्लस ईंट का बना हुआ था, बाद में पत्थर का बना। ठीक है, नाम सेम रहा। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर का पुनरुद्धार कुमारपाल ने कराया, क्योंकि इसका वर्णन कुमारपाल चरितम में मिलता है। भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया। सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। जय सिंह सिद्धराज 1094 से 1153 एडी तक शासन करता है। इसने परमार वंश के राजा, क्या नाम था, यशोवर्मन, इसने परमार वंश के राजा यशोवर्मन को युद्ध में पराजित किया। मालवा के विजयोपरांत अवंतीनाथ की उपाधि धारण किया। इसने सिंध का भी विजय किया है। जयसिंह शैव मत अनुयायी था, किंतु जैन धर्म को संरक्षण भी दिया था। इनके दरबार में जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे। सवाल पूछा गया है। जयसिंह का कोई पुत्र न होने के कारण इसने अपने मंत्री उदयन के लड़के वाहर को अपना उत्तराधिकारी चुना। आबू पर्वत पर मंडप का निर्माण करवाया, जहां अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां जो है स्थापित कराया। किसने? जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, इसके बाद जो है कुमारपाल 1153 से 1171 एडी तक शासन करता है। इसका जो युद्ध होता है 3 शासक से, कौन कौन से? अर्णोराज चौहान वंश के शासक थे, इससे युद्ध होता है। विक्रम सिंह परमार वंश के शासक थे, और बल्लाल मालवा के शासक थे। इन सभी आक्रमणों को उन्होंने अकेले ही विफल कर दिया था। किसने? कुमारपाल ने। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म में दीक्षित किया था। किसको? कुमारपाल को। और इसके पश्चात परम अरहत की उपाधि धारण की थी। किसकी? परम अरहत की उपाधि धारण किया था इसको। और संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों को चलाया था। यह अपने साम्राज्य में जो है, साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान, धुरत धीरा
आदि पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? कुमारपाल। ऐसा भी कहा जाता है कि कुमारपाल एक गणिका का पुत्र था, किंतु उसके गुणों के कारण इस वंश ने उसे गोद लिया था। जयसिंह सूरी कुमारपाल चरितम के रचनाकार का योगदान जो है इतिहास में रहा है। अजयपाल 1171 से 76 एडी तक। कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल के शासनकाल में क्या होता है देखिए। शैव और जैन दोनों में गृह युद्ध हो जाता है धर्म को लेकर। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी जाती है और अनेक जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है। अजयपाल की हत्या उनके नौकर ने चाकू से कर दिया है। उसके बाद शासक होता है मूलराज द्वितीय। अजयपाल की मृत्यु के पश्चात अस्थायी रूप से इसे राजा चुना जाता है। किसको? मूलराज द्वितीय को। उसके बाद शासक होता है भीम द्वितीय 1178 से 1238 ईस्वी तक। भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम महान शासक था और इसने चालुक्य या सोलंकी वंश की परंपरा एवं प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनः स्थापित किया है। 1178 ईस्वी में गुजरात में मोहम्मद गौरी को परास्त किया है। कौन? भीम द्वितीय। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को भी परास्त किया है और इसी वर्ष ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण करके अनिलबाड़ को अपना लेता है। 1195 ईस्वी। क्लियर बात? 1201 ईस्वी में भीम द्वितीय ने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया है। 1195 में जाने के बाद जो है 1201 में भीम द्वितीय ने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया है और भीम द्वितीय गुजरात के चालुक वंश का अंतिम शासक कहलाया है। इसके बाद उसके मंत्री लवन प्रसाद ने यहाँ बघेल वंश की स्थापना कर देती है। विशेषता क्या है भाई इसकी? विशेषता यह है जो चालुक्य शासकों के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ये बात ध्यान रख लेना है। क्लियर बात? तो ये छोटे छोटे प्रमुख राजवंशों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जाने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।